हेलो दोस्तों, देखो अपना कलाम के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि अपना टेस्ट हो रहा है। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है और जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये देखो एग्जाम से पहले आप लोगों के 5 टेस्ट लिया गया था। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों के जो 5 टेस्ट होंगे उनका आप लोगों को सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो देखो उसी का सॉल्यूशन लेके आ गया मैं, रीजनिंग का सॉल्यूशन करवा के जाऊंगा आप लोगों को। ओके, जो 5 टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, इन 5 टेस्ट को ध्यान से दे लेना। यदि सभी के सभी लोगों का इन 5 टेस्ट के अंदर यदि ये पांचों टेस्ट आप लोगों के क्लियर है तो समझ लेना आप लोगों को देखो एसएससी जीडी से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि इन टेस्ट के अंदर आप लोग क्लियर कर रहे हो पेपर, इनमें फाइट कर रहे हो तो पुलिस बन गए आप लोग, तो पुलिस वाले हो गए हो, ये समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो पेपर देना और उनका देखो सॉल्यूशन करते हैं अपना। आप लोगों के देखो पेपर जैसे पहला पेपर हो गया उसका सॉल्यूशन आ चुका है ये। चलो अब ये देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। ये हमारे पास देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन मिला आप लोगों को, ये क्वेश्चन मिला होगा आप लोगों को देखो पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर कटिंग में होता क्या है, पेपर कटिंग के अंदर वही वाटर इमेज और मिरर इमेज ही होता है। क्या होता है? वाटर इमेज और मिरर इमेज। जैसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेज को यहां से यू खोलोगे तो बताओ वाटर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर इमेज। फिर यहां से यू खोलोगे तो क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, सबसे पहले जो नीचे बताओ वाटर इमेज में क्या होता है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, बीच वाला डायग्राम बीच में रहेगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये डायग्राम बन गया वाटर इमेज। तो ये हो गया, ये तो क्या हो गया? वाटर इमेज। अब हमें लेकर आना है इसको इस तरीके से मिरर इमेज बनाकर। क्या लाओगे? मिरर इमेज बनाकर ऐसे। बताओ ये दोनों डायग्राम हमारे थोड़े साइड में आ जाएंगे क्या, मतलब यूं साइड में चले जाएंगे और ये दोनों डायग्राम हमारे यहां पर रह जाएंगे ऐसा। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कौन सा आंसर बना भाई, आप लोग चेक करो अब ऑप्शन के अंदर। बताओ हमारा क्या सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या? यहां से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर? तो देखो सी आंसर लगा दो इस क्वेश्चन का। तो ठीक है भाई, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आया अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों के एनालॉजी मान लो या कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं इसको, कहीं से भी एक क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास शब्द आया, मैंने आप लोगों को कह रखा हमेशा शब्द को नीचे लिख दिया करो उसके कोड को, और फिर हमें इसका आंसर बताना है। आप लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा कि यहां पर जैसे पी आया, बताओ पी का अपोजिट चल रहे हैं क्या? सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं? अपोजिट। तो बताओ इसमें भी अपोजिट चला दो। एम का अपोजिट क्या आएगा? एन। आई का क्या आएगा? आर। एस का क्या आएगा? एच। और टी का क्या आ जाएगा बताओ? जी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये अपने क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, अपोजिट अपोजिट याद है ना सभी को? नहीं है तो कर लेना, क्वेश्चन मिलेगा आपको अपोजिट का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जरूर लॉजिक। ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था, मुझे उम्मीद आप लोगों ने कर दिया होगा। क्या करना होता है इसके अंदर? सबसे पहले हमें इसमें कंप्लीट लेटर काउंट करना होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर आ गए। कितने लेटर आ गए? 15। तो अब 15 लेटर आ गए तो जितने भी लेटर आ रहे हैं इसके हमें क्या करना है भाई? पेयर बनाना है, पेयर। जैसे 15 लेटर है तो 15 लेटर के पेयर क्या बन जाएगा? या तो 5 का या 3 का। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि जो भी आप लोगों के पेयर बने यदि डबल पेयर हो जाए तो उसमें आप लोग सबसे पहले क्या किया करो कि बड़ी संख्या का पेयर सिलेक्ट किया करो, सबसे पहले बड़ी संख्या का पेयर। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5। बताओ ये 5 5 का पेयर कर लिया अपन ने। फिर यहां पर आपको क्या करना है? लेटर देखो, बताओ पहला लेटर यहां पर गया एल, यहां पर गया एल, तो यहां भी क्या आएगा? एल। बताओ दूसरा क्या चल रहा है? पी चल रहा है क्या? दूसरा चल रहा है पी। बताओ तीसरा क्यू चल रहा है क्या? ये तीसरा क्यू। फिर क्या आ गया? एस, ये एस और ये टी। अब बताओ क्या लिख दिया अपन ने? क्यू एल पी एस पी और क्यू। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मुझे पता है
आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, सभी लोगों ने। कौन सा ऑप्शन है? चलो ऑप्शन तो देख लो। QLPSPQ, बी ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन। ये मिसिंग नंबर बहुत खराब है होता है ये टॉपिक। इसके अंदर बच्चे यही बोलते रहते हैं सर आपके लॉजिक पकड़ में आ जाता है, हमारे कैसे पकड़ में आएगा? भाई आपको भी पकड़ना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, कुछ नहीं कर सकते, इसका लॉजिक ही पकड़ना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है ये कि यहाँ पर ये 5 आया, इसने 5 को तो कर दिया डबल, इधर 17 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनका कर दिया टोटल, तो क्या आ गया 61। ऐसा ही देखो 6 का तो हो गया डबल, और यहां पर 21 का क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई, और ऐसे टोटल करोगे तो क्या आ गया 75। यही काम हमें इसमें करना है। बताओ 8 का डबल कितना 16, तो 103 में से 16 लेस करो, यहां पर क्या बचेगा 7, यहां पर क्या बचेगा 87 में 3 से डिवाइड कर दो। बताओ 2 9 29 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 29, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये 29 अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया भाई। सही आंसर क्या बन गया अपने क्वेश्चन का 29। ओके, क्लियर सभी लोगों का ये क्वेश्चन? ठीक है, चले तो अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या कर रखा, अगले क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले हमें क्या करना है आप लोगों को कि जैसे 4 8 3 और डी दे रखा है, 2 3 ए आ गया, 9 3 सी आ गया, 16 बी और क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है भाई, इसने क्या किया देखो कि ए का अर्थ क्या है जोड़, मतलब जहां पर ए है वहां प्लस लगाओ। बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई लगाना है। सी का अर्थ क्या है घटाना है, और डी का अर्थ क्या है भाग देना। आप सभी को पता होगा हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कौन से नियम से, बोर्ड मास के नियम से। और बोर्ड मास का फुल फॉर्म ब्रैकेट ओ का ऑफ, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। ये हमारा ऑर्डर होता है क्वेश्चन को करने का। ओके, तो चलो करते हैं। 483 डिवाइड बाई 23 प्लस 93 माइनस 16 मल्टीप्लाई क्या करना है 4। बताओ अब ये नियम लगाओगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करोगे भाई डिवाइड। किसमें किसका भाग दोगे, 483 के अंदर 23 से डिवाइड करेंगे। तो देखो अब इसमें इसका भाग दिया तो ये गया कितनी बार 21 टाइम। फिर अब देखो प्लस 93 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4। अब आप लोग क्या करो यहां पर 93, अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से अगला बारी किसकी मल्टीप्लाई की, तो ये कितना आ गया 64। फिर बोर्ड मास के हिसाब से अगला नियम प्लस का आएगा, तो इन दोनों को जोड़ो 4 9 2 11 माइनस क्या करना है 64, क्या आ जाएगा 50। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन आ गया। तो चल दे आगे, ये चल दो आगे। एम्बेडेड फिगर आ गया। हमें बताना है कि ये जो डायग्राम आया, ये डायग्राम हमें ढूंढना है कौन से ऑप्शन में छुप रखा है। इस डायग्राम को ढूंढ दो कहाँ छुपा हुआ है। देखो चलो ढूंढते हैं इसको ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये देखो कहाँ छुप रहा है, ये डायग्राम हमारे छुप रहा है। देखो ये यहां छुप रहा है क्या बताओ। ये देखो ये जा रहा, बताओ ढूंढ लिया ना, ढूंढा कि नहीं ढूंढा बोलो। ढूंढ लिया, क्या कर लिया ढूंढ दिया। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे बी ऑप्शन। आंसर क्या लगा दो बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें बता रखा है कि 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइन, उसमें कौन है? एक तो पवन, एक नयन, एक रतन, एक शिव, एक तनुजा और उर्मिला। ऐसे मिलाकर कितने लोग हैं? 6 लोग। हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। हेक्सागोनल बोलते हैं षटभुजाकार टेबल को, 6 भुजा वाली टेबल को, ठीक है, जिसकी 6 साइड होती है। सभी का मुंह कहां पर है? केंद्र की ओर। हमें बिठाना है इन 6 व्यक्तियों को इस तरीके से, ऐसे बिठाना इन 6 व्यक्तियों को। पवन उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर है। पवन कहां पर है? उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर। ये उर्मिला, बताओ इसका बायां इधर चलेगा तो एक दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? पवन। देखो मैंने इस लाइन को लिख दिया, लेकिन हमें इस लाइन से क्वेश्चन को शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि अब बताओ इस क्वेश्चन में पवन और उर्मिला से कोई लाइन जुड़ रही है क्या? कोई भी लाइन नहीं जुड़ रही। कोई लाइन नहीं जुड़ रही तो फिर इसको लिखने का फायदा क्या हुआ? मैं आपको पढ़ाता हूं तब भी यही कहता हूं कि सबसे पहले वो लाइन देखो। आप लोग देखो, जैसे एक तो पड़ोसी वाली लाइन से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत किया करो। एक कभी आता है जो ए और बी के बीच में सी बैठा है, उससे भी शुरू नहीं किया करो। और एक लाइन आपने ये भी देखा होगा, जैसे अभी मैंने लिखा कि लिख तो दिया लेकिन उससे फिर कोई लाइन जुड़ ही नहीं रही, तो फिर उससे भी शुरू करने से कोई फायदा नहीं है, वो उलझाएंगे मैं क्वेश्चन को। आगे बता रखा नयन, रतन और शिव का पड़ोसी है। मैंने कहा ना पड़ोसी से शुरू नहीं करते। तनुजा शिव के बाएं दूसरे स्थान पर, ये लिख लो। यहां पर मैंने किसको लिख दिया? शिव को। अब बताओ इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है? तनुजा। ये लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन? तनुजा। अभी एक लाइन छोड़ी अपन ने, अब की क्या छोड़ा था? नयन कहां पर आएगा? रतन और शिव के का पड़ोसी। बताओ नवन, नयन, नयन, नयन रतन और शिव के बीच में आएगा तो इधर तो आने से रहा, इधर लिखो किसको? नयन को। यहां पर किसको लिखोगे? रतन को। क्योंकि बताओ नयन शिव और रतन के बीच में आ गया ना, नयन आ गया शिव और रतन के बीच में। अब इस लाइन को लिख लो जो अपन ने छोड़ी थी स्टार्ट के अंदर कि पवन उर्मिला के बाएं दूसरा। बताओ उर्मिला को मैं यही लिख सकता हूं, क्योंकि यदि मैं उर्मिला को यहां लिखूंगा तो देखो लेफ्ट में पवन नहीं आ सकता, और यहां लिखोगे तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? पवन आ जाएगा। क्या पूछा मैं क्वेश्चन में कि पवन के पड़ोसी बता दो। पवन के पड़ोसी कौन कौन बने? तनुजा और रतन। तनुजा और रतन कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। किसमें है? सी ऑप्शन में। तो सी आंसर लगा दो। आंसर क्या लगा दो? सी। चलो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पर इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना पता है? क्योंकि इसमें सीधा सीधा नंबर आ गया। देखो सी का नंबर 3, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ये देखो एफ का 6, आई का 9, एस का 19, एच का 8। ऐसे ही करना है। बताओ बी का नंबर क्या आएगा? 2, यू का क्या आएगा? 21, एल का क्या आएगा? 12, एल का क्या आएगा? 12। तो 22, 112, 12, 22, 112 और 12, ए ऑप्शन ही हो गया। क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो 9 नंबर का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का हो गया होगा आप लोगों से, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। बताओ ये 9 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर किससे कर रखा है? देखो 7 से कर रखा है। यहां पर किससे कर रखा है? देखो 5 से कर रखा है। किससे? 5 से। अब हम लोग किससे करेंगे? बताओ 3 से। तो कर दो 27, 24, 25, 26 और देखो 3 और 2 5, तो 5 6 7 0। क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन लगा दोगे। क्या लगाओगे? बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका बी आ गया। बता रखा है कि जिस प्रकार माउस का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा? बताओ। कैमरे में होता है फ्लैश। भाई माउस किस में होता है? कंप्यूटर में। ऐसे बताओ फ्लैश किस में होता है? कैमरे के अंदर आता है ना, चमक फ्लैश आता है, आपके फोटो खींचते हैं तब। ओके, ये आया देखो BZCA। आप लोग ऐसे ही कर लो। चलो अलग अलग क्या लिखो, यही कर लेता हूं मैं। पहले से पहला मिलाना है ना मैं तो। देखो बी का नंबर 2, 5, 8, 11। बताओ 2 से 5 में कितना बढ़ा है? 3। 5 से 8 में 3, 8 से 11 में 3 और 11 और 3 14। 14 पे क्या आ जाएगा? N। 14 पे क्या आ जाएगा? N। चलो दूसरे से दूसरा मिलाओ। 26, 24, 22 और 20। 2 कम कर दिया ना। क्या कर दिया? 2 कम। तो 2 कम करते क्या रह जाएगा? यहां पर R रह जाएगा। फिर देखो 3, 6, 9, 12, 3 3 बढ़ा दो, 15 पे क्या आ गया? O आ गया।
अब देखो बताओ एक के बाद y, देखो एक को मैं एक भी कह सकता हूँ, 27 भी कह सकता हूँ, 25, 23 और 21, यहाँ दो दो कम कर रखा है, तो 19 पे क्या आएगा s, NROS, NROS, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, आंसर आएगा सी ऑप्शन। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है अपना अगला क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 241 से 258 कर रखा है, ठीक है, तो बताओ कितना बढ़ा रखा है, 17 बढ़ा रखा है। फिर 58 से 57 किया तो यहां भी कितना बढ़ा रखा है, 17 ही बढ़ा रखा है। बताओ यहां भी कितना बढ़ा रखा है, 17, तो यहां भी कितना बढ़ाएगा, 17। बताओ 2 और 7 कितना, 9, 9 और 1 कितना, 10, 2 और 1 कितना, 309 हमारे क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन अपना आंसर। सीरीज 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 सीरीज। बताओ इसने क्या किया, यहां से ये डायग्राम लेके गया तो इस डायग्राम को यूं रोटेट, देखो हमारे सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे, एक तो ऐसा आता है कि इससे ये, इससे ये, इससे ये, एक आता है इससे ये, इससे ये, ठीक है, इस टाइप के। अब ये देखो इस पैटर्न से हो रहेगा, इस पैटर्न से, जैसे ये डायग्राम था ये बना दिया। बताओ अब ये डायग्राम सेम ही है ना, तो अब बताओ यहां पर भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा ना। तो आप लोग तो इसको देखो, ये कौन से ऑप्शन में है, ये आप लोगों के ए ऑप्शन में ही है क्या, कहां पर है, ए ऑप्शन में ही, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ज्यादा ही आसान मिल गया आप लोगों को ये तो क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रखा है, CLOUD, क्लाउड आ गया, ठीक है। फिर कोड क्या दे रखा है, देखो DMNT और E, ऐसे ही देखो मैंगो MANGO, फिर यहां पर क्या आ गया, NZOH और N आ गया। फिर हमें दे रखा है PASTEUR, ये हमारे पास शब्द आ रखा है। चलो अब इसको चेक करते हैं। बताओ एक बढ़ा रखा है, यहां भी एक बढ़ा रखा है, यहां पर कितना बढ़ा रखा है, माइनस कर रखा है, तो क्या कर रखा, -1, यहां भी क्या कर रखा, -1, यहां पर क्या कर रखा, 1 बढ़ा रखा है। देखो फिर से 1 बढ़ाया, माइनस किया, 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया और माइनस कर दिया। क्या कर रखा है पता है, ये इसने कर रखा है कि जो हमारे वोवल्स है उसमें तो -1, और जो भी अपने कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसमें क्या कर रखा है, +1। ऐसा का ऐसा हमें इधर करना है, कॉन्सोनेंट में +1, तो P के बाद क्या आएगा, Q, ए के अंदर क्या आएगा, Z, बताओ S के बाद T, T के बाद U, E में माइनस करो D, U में माइनस करो T, और R में एक बढ़ाओ S। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, QZTUDTS, ये अपने क्वेश्चन का आंसर, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन, सही आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये देखो मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऑप्शन से करा सकता हूं, बाकी आप लोग मैथ के टीचर से क्लियर करना है इस क्वेश्चन को, तो ठीक है भाई। मनोज अपने घर से निकलकर 7 घंटे में मंदिर पहुंचता है, 7 घंटे में कहा गया, मंदिर में। बोला उसने अपनी दूरी का 1/4 भाग तो 10 किलोमीटर घंटे की गति से किया और बाकी को 12 किलोमीटर घंटे की गति से। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं पहले ऑप्शन को लूंगा तो इसका 1/4 हिस्सा अपने से निकलेगा ही नहीं, इसका दूसरे का भी बताओ 1/4 हिस्सा निकलेगा ही नहीं। अब 1/4 सी का निकल रहा था और डी का निकल रहा था, तो देखो जैसे मैंने डी ऑप्शन उठाया तो डी का 1/4 कितना आ गया बताओ, 20 किलोमीटर, कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और बताओ 20 किलोमीटर क्या बताया था, 7 घंटे में मंदिर पहुंच गया, अपनी दूरी का 1/4 10 किलोमीटर घंटे की गति से और 12 किलोमीटर। देखो चलो अब अपन ने 80 किलोमीटर लिया ना ऑप्शन से, बताओ 20 किलोमीटर तो ले रहा था ये कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर की स्पीड से, बाकी कितना बच गया 60, उसको ले रहा है ये कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से। बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग गए क्या, और यहाँ पर 12 पंजे 60, यहाँ पर क्या 5 घंटे हो गए क्या, क्या बताओ ये इनका टोटल 7 आ रखा है क्या, बिल्कुल देखो 7 घंटे लग जाएंगे यदि ये 80 किलोमीटर
किलोमीटर जाएगा तो, ठीक है, तो 80 किलोमीटर जाएगा तब ही 7 घंटे आएंगे। तुम्हारा आंसर ऑप्शन से लिखा मैंने कितना 80। बाकी मैथ में समझना इसको। नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान, इसको तो ऐसे कर लो, बताओ नागरिक शास्त्र अलग कर लो, रसायन विज्ञान अलग कर लो, दोनों किस में आएगा? विषय के अंदर। दोनों किस में आ जाएगा? हमारे विषय के अंदर। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या आंसर लगा दोगे? ए ऑप्शन। भाई इसको मैंने क्या कर दिया? देखो नागरिक शास्त्र कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया आप लोगों की? केमिस्ट्री कर दिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये अपना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मिरर इमेज है, मिरर इमेज। बताओ मिरर इमेज में इसको घुमाओगे तो घुमा दो हमारा आंसर सेम ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा क्या? ये तो ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। भाई इसको ऐसे कैसे घुमाओगे तो ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा वापस से। देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है। चलो देखो जैसे यहां पर दे रखा है STUV, बी ऑप्शन में दे रखा है क्या? FGHE, फिर दे रखा है HIJ और G, और फिर दे रखा है BCDA। ये 4 ऑप्शन है। यहां पर देखो ना आप लोग 19, 20, 21, 22, 6, 7, 8, 5, 8, 9, 10, 7, 2, 3, 4, 1। बताओ 19 से 20 में 1 बढ़ा दिया, 20 से 21 में 1 बढ़ा दिया, यहां पर भी क्या बढ़ा रखा है? 1। बताओ 1 बढ़ा रखा है, 1 बढ़ा रखा है, यहां पर क्या कर रखा है? -3 कर रखा है। फिर देखो 1 बढ़ा रखा है, 1 बढ़ा रखा है, यहां पर क्या कर रखा है? -3। यहां भी 1 बढ़ा रखा है, 1 बढ़ा रखा है, यहां पर क्या कर रखा है? -3। तो बताओ ये सबसे अलग हुआ ना, ये हमारा सबसे अलग हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन हमारा सबसे अलग गया। बाकी 3 ऑप्शन का लॉजिक हमारा एक जैसा है। बाकी 3 ऑप्शन का लॉजिक एक ही जैसा हो गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को किया आप लोगों ने? देखो इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसा कर सकते थे कि जैसे यहां पर यू कर लो, या तो 13 का स्क्वायर करके -13 कर लो, 17 का स्क्वायर करके -17 कर लो। ठीक है, चलो ऐसा ही कर लो। 13 का स्क्वायर -13, 17 का स्क्वायर -17, और यहां पर क्या करोगे? 18 का स्क्वायर -18। क्या करोगे? 18 का स्क्वायर -18 करोगे। ठीक है, 64, 8, 2, 6, 306 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 306। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। भाई 324 आ गया 18 का स्क्वायर, और 18 लेस कर लो इसमें से, 306 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा? 306। 20 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। जी जे के दाएं दूसरे स्थान पर। जैसे कहीं भी जे आएगा उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी देखो जे के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, एच के बगल में नहीं है, और एम देखो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। देखो ऐसे कर लो, 5 व्यक्ति है ना, 2, 3, 4, 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। हमें क्या बताया कि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। इसमें एम यहां पर आ गया, इसमें एम। देखो मैं दोनों क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आएगा। क्योंकि जी के लिए क्या बोला? जे के दाएं दूसरे स्थान पर। जी कहा जाएगा? जे के दाएं दूसरे स्थान पर। बताओ मैं जे को यहां लिखकर जी यहां लिख सकता हूं, और मैं जे को यहां लिखकर जी को यहां भी लिख सकता हूं ना। लेकिन अब बोला एच के बगल में नहीं है। एच कहां नहीं है? के बगल में। अब मुझे एक बात बताओ, इसको रखेंगे तो एच और के की जगह बची है, ये तो एच और के की जगह बची है कहीं ना कहीं, तो या तो एच के बगल में हो जाएगा ना, और इसमें बनाओगे तो एच के बगल में नहीं हो पाएगा, तो हमारा ये वाला डायग्राम रह जाएगा। अब एच के बगल में नहीं है तो देखो कहीं ना कहीं एक जगह एच आ जाएगा, एक जगह कौन आ जाएगा? के आ जाएगा इसके अंदर। हमें बोला कि बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो बताओ बाएं छोर पे कौन आ गया? जे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जे आंसर। ये लो अपना बताओ, क्लियर हो गया मामला। ठीक है, ये आप लोगों के पहले पेपर का सॉल्यूशन मिल गया है। ऐसे ही आप लोगों को सभी के सभी पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे भाई।
इसी पैटर्न से सारे क्यूब पेपर के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, चलो तो अब अपन दूसरे पेपर में मिलते हैं। सारे लोग पेपर दिया करो, ठीक है भाई? चलो, ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए एसएससी कलाम एसएससी के इस डिजिटल मंच पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस से संबंधित जो भी जीडी के अंदर प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? देखिएगा, ये जो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया है। कौन से में किया गया है? आर्टिकल 44 में। और आर्टिकल 44 ये कहता है कि भाई हमारा संविधान राज्य को ये निर्देश देता है कि सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी का भी हो, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में, और ये आजकल काफी ज्यादा चर्चा में भी है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें और भी ध्यान रख सकते हो, जैसे राज्य की जो नीति के निदेशक तत्व है इनका उल्लेख संविधान के जो भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और इनको लिया कहां से गया है? तो इनको लिया आयरलैंड के संविधान से गया है। ये 3-4 बातें और आपको याद रखनी है। तो ये आपको अगला प्रश्न ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला हमारा प्रश्न है कि 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई? अगर 1867 की बात करें तो 1867 में बंबई के अंदर प्रार्थना सभा की स्थापना की गई। और प्रार्थना सभा की स्थापना करने वाले जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इनके द्वारा, यानी किसकी सभा की गई, किसकी स्थापना की गई? तो प्रार्थना सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? तो इनमें है लोकटक झील। ये बड़ी प्रसिद्ध झील है जो एक तैरते हुए द्वीपों पर, यानी घास, मिट्टी, वनस्पति आदि पर यह बनी हुई एक झील है। यह आपको ध्यान रखना है। और यह झील मीठे पानी की झील है और है कहां पर? तो यह मणिपुर के अंदर है। कहां पर? मणिपुर के अंदर है। यह आपको ध्यान रखना है। और कलाम लामजोहा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहां है? यहीं पर है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपका आता है वो आता है कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस की अगर बात करें तो ये मीथेन है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो, चाहे आप अगर देखोगे तो सिवरेज की जो लाइन है वहां से भी आती है, जो हम ये जो जलाते हैं खेतों के अंदर, जो हमारा जिसको हम परी वगैरह बोलते हैं, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा और भी कई सारे मीथेन गैस के सोर्सेज हैं, तो वो आप सभी को इनके बारे में याद रखना है। तो ये एक बायोगैस का क्या है? प्रमुख घटक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित यानी वायरल की बात की गई है, तो वायरल है इसमें चिकन पॉक्स। ये एक प्रकार का वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही विकल्प होगा ए। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली जो महिला बनी है वो बनी है सुधा मूर्ति। ये एक प्रसिद्ध लेखिका है और जो इन्फोसिस है उसके जो सह संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनकी ये पत्नी है। तो उनको इस वर्ष यानी ये पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सम्मान दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान यानी अमिट छाप छोड़ने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। और नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति
एकमात्र ऐसा युगल है यानी कपल है या दंपति जोड़ा है जिसको इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, क्योंकि नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार पहले मिल चुका है। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो जल विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई है और जहां पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल विश्वविद्यालय की खोलने की घोषणा की गई है और यहाँ पर इसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। दुनिया का एकमात्र ये क्या है, जल विश्वविद्यालय है। यहाँ पर जल के संरक्षण से संबंधित यानी शोध करने वाले यानी ज्ञान देने के लिए दुनिया भर के अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर पढ़ने भी आएंगे और पढ़ाने भी आएंगे। यानी कैसे जल संरक्षण को किया जाए, जल का जो स्तर लगातार गिर रहा है उस जल के स्तर को कैसे इंप्रूव किया जाए, उन सभी चीजों को लेकर दुनिया का पहला जो जल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो ये उत्सव मनाया जाता है आपके केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान है इनको 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। बेसर शैली में ये बना हुआ है। कौन सी शैली में है? तो बेसर शैली में ये मंदिर बना हुआ है और 12वीं सदी के अंदर जो वहां के राजा हुआ करते थे उनका नाम था विष्णुवर्धन, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसर शैली में बना हुआ है, 12वीं सदी में बना था और राजा विष्णुवर्धन के द्वारा इसको बनाया गया। भगवान शिव को ये समर्पित है और कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप सभी इससे परिचित हो। तो सही जो इसका आंसर होगा यानी पूर्णिमा श्रावण मास यानी हरियाली जो अमावस्या आती है उसके जस्ट 15 दिन बाद जो मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार है? यानी आपके रक्षाबंधन श्रावण मास के अंदर पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो सिफारिश पर शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो भारत का मूल संविधान था उस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इनको बाद में 1975 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51 के। और इस आर्टिकल 51 के माध्यम से यानी 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में लिखा गया। उसके तत्पश्चात 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वां जो संविधान संशोधन किया गया वो किया गया आपके 2002 में और इसके माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख की बात करें तो मास्की जो शिलालेख है हमारा वो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना कब की गई? तो तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1320 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा इसका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35 और प्रश्न संख्या 35 कहता है कि निम्न में से 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी
ये इसका राइट आंसर होगा, जिनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1876 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्न में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है मूसी नदी। और आपको याद होगा कि मूसी नदी, ये जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। बाकी चाहे कामनी की बात करें, चाहे भावनी की बात करें, चाहे हेमावती की बात करें, चाहे भद्रावती की बात करें, ये सारी की सारी नदियां जो है कावेरी नदी की नदी है। जो 7 पवित्र नदियां हैं, उन 7 पवित्र नदियों में 7वें नंबर यानी अंतिम जो पवित्र नदी मानी जाती है वो कावेरी नदी मानी जाती है। और ये दक्षिणी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसके अलावा यानी इस नदी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि है? तो तृतीय अर्थव्यवस्था की अगर गतिविधियों में जाओगे तो व्यापार एक तृतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि है। जबकि आप कृषि को देखोगे तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आती है, बुनाई है, शिकार है। तो ये व्यापार क्या है? तृतीय अर्थव्यवस्था की एक क्या है, यानी गतिविधि है। नेक्स्ट आपका प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ओवरऑल भारत की अगर हम साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल भारत की साक्षरता दर थी 73.04%। और अगर ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो ये थी आपकी 67.77%, यानी सही आंसर आपका होगा डी। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी सही आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, और अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये जो रिंग वॉर्म है यानी जो दाद है ये आपके कवक के कारण होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा। तो जीके वाले प्रश्न आपके सॉल्व हुए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। तो इस टेस्ट सीरीज में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था। तो ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है। अंकित मूल्य दे रखा है, इस पर 2 छूट हैं, एक है 8% की और साथ में कह रहा है अगर आप कैश पेमेंट करेंगे मीन्स नगद भुगतान करेंगे तो आपको 5% की दूसरी छूट मिल जाएगी। तो ये पूछता है बताइए मोबाइल फोन खरीदने के लिए दिया जाने वाला नगद भुगतान क्या है। अब भाई मान लेते हैं हम दुकान पर जाते हैं तो 16,500 का हमें एक फोन दिखाया, हमने पूछा कोई डिस्काउंट चल रहा है, छूट चल रही है, तो आपको बताया गया 8% की छूट है। इसका मतलब 100 में से 8 कम कर दो, आपको ये फोन मिल जाएगा 92% पर। 8 कम कर दिया। साथ में कह रहा है नगद अगर पेमेंट करोगे तो और 5% कम करना पड़ेगा पेमेंट, तो जो आपके पास बचा था उसमें से 5 और कम करना है। इसका मतलब उसका भी आपको 95% पेमेंट करना है। तो बस यहाँ से अपने पास में इस फोन का विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप जानते हैं प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा और यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। बस इसे हमें छोटी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा 14,421 रुपये। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि लाभ हानि पर बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है 2010 में एक देश की जनसंख्या दे रखी है, इतनी है, तो इसको लिख लेते हैं। 2010 की जनसंख्या है 256,08 और 4 बार 0 है। अब ये कह रहा है 2020 तक इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो ये जो भी जनसंख्या है वो 100% है, 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये जनसंख्या 110% हो जाएगी। प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 से गुना करना है, 3 जीरो साथ में आएंगे हमारे पास में, 11 से गुना करेंगे तो आपके पास में आएगा 88, 16, 28, तो S28। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में 28, 16, 88, 000, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट
अब ये कह रहा है 6 सेमी भुजा वाला एक घन है। घन है मतलब कि 3D की बात हो रही है। तो अब देखिए घन है, इसका मतलब मैं कह देता हूं कि मान लेते हैं एक घन है, और आप जानते हैं घन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक घन है अपने पास में। अब आप एक बार सोच कर देखिए, आपके पास में एक बॉक्स है जिसकी लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है, और वो कह रहा है इसके अंदर से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताओ। अब सबसे बड़ा गोला काटोगे तो इसकी ज्यादा से ज्यादा आप पूरा का पूरा एक गोला काटोगे, और जो एक बॉक्स है तो ज्यादा से ज्यादा पहली भुजा से लेके आखिरी भुजा तक मतलब पूरा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का काट सकते हो। तो आप इसमें से एक घन काटोगे तो वो इस तरीके से कटेगा, और ये क्या है, गोला काटा गया है। अब गोला काटा गया है तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे ये 6 है। अगर ये लंबाई 6 है तो ये तो वृत्त का व्यास हो गया। तो इस केस में हम कहेंगे, इस केस में हम सामने से देखने पर ये वृत्त है तो ये वृत्त का व्यास हो गया। तो हम कहेंगे ये जो गोला है जो कि 2D में वृत्त दिख रहा है, जिसका व्यास अगर है कितना 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी, आप कहेंगे त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा मतलब 3। अब क्या किया है आपने, गोला काटा है तो हमें गोले का आयतन निकालना होगा। और ये गोला जो है वो ऊपर से दिखने में कैसा दिखा आपको, वृत्ताकार सामने सामने से दिखा 2D के शेप में, तो उसकी त्रिज्या कितनी है 3 है। तो हम कहेंगे गोले का आयतन, भाई गोले का आयतन क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोले का आयतन जो कि बराबर होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे, 4/3 आ गया, पाई का मान होता है 22/7, और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब आ गया आपके पास में। और यहां से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आता है 4 गुना 22 गुना 3 का क्यूब 27 बटे में है 3 गुना 7, 3 से काटा 9 बार। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जब हम चेक करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 113.14 घन सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक महिला है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। मान लेते हैं महिला ने यहां से यहां तक की दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। तो चाल आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस इसी बिंदु पर आई। तो वापस से इसी बिंदु पर आती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, इस बिंदु पर आती है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कार की औसत चाल क्या है। बेटा याद करो, जब कभी भी ऐसा कोई केस होता है अपने पास में कि जब दूरी समान होती है, और मान लेते हैं जाने की चाल S1 होती है और आने की चाल S2 होती है, तो जब दो स्थानों के बीच की दूरी समान होती है और उस समान दूरी को हमें तय करने में जो औसत चाल होती है, तो क्या आपको ये बता रखा है औसत चाल बराबर होता है, पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे हम पेपर में, औसत चाल बराबर होता है 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल और डिवाइडेड बाई दोनों चालों का योग, यही होता है। तो जाने की चाल है 75, आने की चाल है 100, और दोनों को जोड़ देंगे तो 75 प्लस 100 टोटल हो जाएगा 175। 25 से काट लेते हैं अपन, 25 से ये 3 और 25 से ये 7, तो ऊपर आ जाता है 6 इंटू 100 600 बटे में 7, 7 का भाग देना है, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बटे में 7। और ये क्या है, औसत चाल है। तो चाल किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ऐसा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये कह रहा है ए जो है 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है। तो ये ए की क्षमता है, ए की क्षमता क्या है, वो 11 बेंच ठीक कर देगा 1 घंटे में। साथ में कह रहा है बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत करता है। तो बी की क्षमता है वो 5 बेंच की मरम्मत करता है 1 घंटे में।
अब ये कह रहा है जब वे मिलकर एक साथ काम करें तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों को मरम्मत करने में कितना समय लगेगा। भाई आप एक बात बताओ, ये कर रहा है 1 घंटे में 11 बेंच ठीक, और ये कर रहा है 5, तो इन दोनों को अगर अपन साथ साथ लगाएंगे तो ये 1 घंटे में 16 बेंच ठीक कर देंगे। और टोटल कितनी ठीक करानी है? 64, तो काम कितना कराना है? 64, और 1 घंटे में कितना हो रहा है? 16, तो हमें 64 काम कराना है और दोनों से 1 घंटे में होता है 16, तो 64 में 16 का भाग दे देंगे, पता लगेगा 4 घंटे का समय लगेगा जब इनको एक साथ काम करवाएंगे या बेंचेस की मरम्मत करवाएंगे। तो ऑप्शन इसका थर्ड रहेगा, 4 घंटे। नेक्स्ट, आकाश एक काम को 21 दिन में कर सकता है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, आकाश एक काम को 21 दिन में कर सकता है। अगली लाइन, दिया उस काम को 63 दिन में करती है। तो मैंने लिखा दिया उस काम को 63 दिन में करती है। अब आगे कहा गया है आपसे, समान काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर क्रम में बारी बारी से काम करते हैं और आकाश काम शुरू करता है। पहले काम शुरू कौन करेगा? आकाश। तो देखिए इसमें अपन क्या मानेंगे? कुल कार्य मान लेंगे। तो माना कुल कार्य। अब काम कैसा होता है? जो कि समय का गुणज होता है। तो एक ऐसी संख्या जिसमें 21 का और 63 का भाग चला जाए, तो हमने मान लिया, माना काम था कुल 63। अब 63 काम को आकाश ने किया 21 दिन में, इसका मतलब ये प्रतिदिन कितना काम करता है? 3। और 63 काम को दिया ने किया 63 दिन में, इसका मतलब दिया कितना काम करती है? 1। अब देखो वो कह रहा है एक एक दिन के लिए काम करेंगे और काम आकाश से स्टार्ट होगा। तो पहले दिन आकाश काम करेगा, 3 काम कर लेगा। दूसरे दिन दिया की बारी आएगी तो ये 1 काम करेगी। तीसरे दिन वापस से आकाश, चौथे दिन दिया, पांचवें दिन आकाश। तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम कहेंगे यहां से 2 दिन में काम हुआ है 3 और 1 4। अब आप सोचो ऐसे 4 4 को कितनी बार लिया जाए कि हम 63 के आसपास आ जाए? तो आप कहेंगे 4 4 को 15 बार जोड़ें, मतलब 4 गुना 15, टोटल काम हो जाएगा हमारा 60। और ऐसे 2 भी 15 बार जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 दिन हमारे लग गए हैं और अभी तक भी काम हुआ है 60। कुल कार्य कितना है बेटा? इधर देखो 63, उस 63 में से अभी कितना हुआ है? 60। अब 30 दिन हो गए, 2 4 6 8 10 ऐसे करके 18 20 22 24 26 28 30, 31वें दिन वापस से आकाश आएगा और आकाश 31वें दिन एक दिन में काम करेगा। कितना? दिन भर में 3। तो 3 काम और हो जाएगा। हमारा टोटल काम भी था 63 और 30 दिन तो पहले लगे, 1 दिन और लगा, टोटल कितने दिन लगेंगे? 31 दिन का समय लगेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सी, 31। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जितना लेंदी है उतना ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे की यात्रा तय की। तो बाइक की चाल है 50 मील प्रति घंटे और 3 घंटे में वो यात्रा तय करेगी। तो 150 मील तो वो पहले चल ली। ठीक है, 1 घंटे में कितना चलती है? 50, तो 3 घंटे में कितना चलेगी? 150। समय को चाल से गुना किया, दूरी आ गई। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा की। तो भाई आप 1 घंटे में चल रहे हो 65, तो 2 में चलोगे 130 मील। अब मील को मील में ही रहने देते हैं। अच्छा, फिर वह आराम करने के लिए 2 घंटे के लिए रुकता है। ओके, तो 2 घंटे के लिए रुका, लेकिन समय थोड़ी ना रुका। तो ध्यान रखना 2 घंटे का आराम भी किया है। अच्छा, आराम करने के बाद उसने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए बाइक को 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक चलाया। तो 80 मील प्रति घंटे से और चलना पड़ा उसे 4 घंटे। इसका मतलब उसको 320 किलोमीटर और चलना पड़ा। अच्छा, आपसे पूछा है पूरी यात्रा में बताइए किरण की औसत चाल क्या थी। बेटा आप मुझे बताइए औसत चाल क्या होती है। चलो औसत को बाद में बताना, पहले बताओ चाल क्या होती है। तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो औसत कैसे निकालते हैं? कुल कितनी दूरी तय की और उसको तय करने में कुल कितना समय लगा।
तो औसत का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है चाल कैसे निकालते हैं, दूरी में समय का भाग देते हैं। औसत कैसे निकलता है, कुल दूरी कितनी चली और उसमें कुल कितना समय लगा। तो ये देखिए अपन को पता ही है, पहले 150 चला, 130 चला और 320, इसको जोड़ लेते हैं, 0 आ गया, 3 2 5 और 5 10 आ गया, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल 600 मील की दूरी तय हुई है। और इसमें समय कितना लगा है, देखिए 3 घंटे यहाँ चलाया, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 3 और 2 5 और 4 9, 9 घंटे तो ये हो गए। और दिया हुआ था 2 घंटे वो रुका था रेस्ट करने के लिए, तो 9 घंटे और 2 घंटे कुल समय 11 हुआ। कुल समय लेना होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, आप रुके हुए थे, समय नहीं रुका हुआ था, तो कुल टाइम आएगा। तो 9 घंटे तो बाइक या कार चली और 2 घंटे आराम किया, तो इसमें 11 का भाग दे देंगे। 11 का भाग देंगे तो 11 इंटू 5 55, 4 फिर 5 फिर 4 मील प्रति घंटे आपके पास में चाल आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। 48 ये कह रहा है आपसे, एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, मतलब पहले छूट दे दी और बाद में एक छूट और दे दी है 20% की, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, आप बाजार में गए कोई सामान खरीदने के लिए, आपसे कहा कि ये 11,000 रुपए का है, दुकानदार ने एमआरपी दिखा दिया, मतलब उस पर मूल्य जो अंकित हो रखा था वो बता दिया। आपने पूछा छूट है क्या, तो उसने कहा पहले आप 18% कम कर लो। अब जो भी अंकित मूल्य होगा वो 100 अगर होगा तो उसमें से 18% तो कम कर दिया, तो उसका मूल्य कितना बचा, 82% बचा। यही आएगा। फिर उसने कहा और 20% कम कर लो, तो जो मूल्य बचेगा, अगर वो पूरा का पूरा 100 है तो उसमें से 20 और कम हो जाएगा, तो मूल्य कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। इसको बस हमें सॉल्व करना है। आप जानते हैं प्रतिशत हटाते हैं तो 2 जीरो लगेंगी, यहां से भी प्रतिशत हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी अपने पास में, 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गई और चौथी जीरो यहां से कैंसिल हो गई। बस आपको 82 को 8 से गुना करना है और इसको 11 से गुना करना है। तो 8 इंटू 2 16 और 8 8 64 और 1 65 को गुना करना है 11 से। 11 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो रहा होगा वो रहा होगा 7,216 रुपए। ये भी सॉल्व हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 49 पर। अब देखिए, ये कह रहा है एक किराना व्यापारी है जो 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब वो बेईमानी भी कर रहा है, 20% कम तोलता है और 15% महंगा बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ उसको कुल अर्जित कितना लाभ हुआ। लाभ दो तरीके से होगा, एक तो उसने महंगा कर दिया चावल और दूसरा साथ में वो बेईमानी कर रहा है कम तोल कर। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप ऐसे मान लो, माना कि 1 किलो चावल, 1 किलो कहो या 1000 ग्राम कहो, एक ही बात है। 1000 ग्राम चावल का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए है। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आसान मानो जिससे काम आराम से हो। तो 1 किलो चावल का मूल्य अगर 1000 रुपए है तो वो खुद कह रहा है मैंने 15% के लाभ पर बेचा है। तो अगर ईमानदारी से ये 1 किलो चावल बेचता, जबकि बेचे नहीं है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम चावल अगर ये बेचता, तो जरा बताओ ये कितने रुपए के बेचता। आप कहते 1000 से 15% ज्यादा। अब आप मुझे बताओ 1000 का 15% कितना होगा। अरे भाई 1000 का 10% कितना, 100, तो 15% कितना, 150। तो 1000 ग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 1150 रुपए। लेकिन आप मुझे बताओ क्या उसने 1 किलो चावल बेचा, नहीं। क्या कह रहा है, बाजार के वजन से 20% कम तोलता है। तोलना कितना था, 1 किलो, तोला कितना होगा, 800 ग्राम। तो उसकी दुकान से सामान 1 किलो गया या 800 ग्राम गया, 800 ग्राम गया। अब आप बताओ 1000 ग्राम सामान का क्रय मूल्य अगर 1000 रुपए है तो 800 ग्राम सामान का क्रय मूल्य भी कितना होगा। आप कहेंगे सीधा सीधा है, 800 रुपए है। तो बताओ दुकानदार ने 1000 का सामान 1150 में बेचा या 800 का सामान 1150 में बेचा।
आप कहेंगे उसने सिर्फ 20% कम बेचा है, इसका मतलब 800 ग्राम बेचा है। तो दुकानदार 800 रुपए की चीज को 1150 में बेचता है। तो अब मुझे बताओ उसको लाभ कितने रुपए का हुआ? आप कहेंगे खरीदा था 800 ग्राम था 800 में और बेचा है 1150 में। ये मत कहना कि 1 किलो बेचा है, 1 किलो नहीं, वो खुद कह रहा है 20% कम बेचा है। तो दुकानदार ने ग्राहक से लिए 1150 और सामान दिया मात्र उसको 800 रुपए का। कितने का फायदा हो गया? इसमें से इसे घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 350 रुपए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ 350। लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना? 800 और प्रतिशत कितने में से निकलता है? 100 में से। दोनों जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ भाग दे लेते हैं। 8 इंटू 4 32, कितना बचा? 3। तो ये कितना हो गया? 30। तो 8 तिया 24, अब कितना बचा? 6। तो आपके पास में ये आ जाएगा 0.75। तो उत्तर हो जाएगा 43.75% का उसको लाभ होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो ये कह रहा है 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? भाई तृतीय अनुपाती कैसे बनता है? या तो सीधा याद है तो अच्छी बात है, ए अनुपात बी समानुपात होते हैं बी अनुपात सी के, तो इसे कहते हैं तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है याद कैसे रखते हैं? इन दोनों के गुना होगा तो बी स्क्वायर बटे में क्या आएगा? ए। अब हमें दूसरा दे रखा है बी का, ए का मान कितना दे रखा है? 0.1, बी का मान कितना दे रखा है? 0.12। तो 0.12 गुना होगा 0.12 से, मतलब बी स्क्वायर आएगा और डिवाइड किसका लगेगा? 0.1 का लगेगा। अब भाई आप खुद से सोच कर देखिए, 1 पॉइंट तो कम हो जाएगा। 12 इंटू 12 मतलब 12 का वर्ग कितना हुआ? 144। अब ऊपर पॉइंट 4 के बाद लगना चाहिए था क्योंकि 2 और 2 4, लेकिन नीचे भी 1 का पॉइंट लगा हुआ है तो 4 की जगह ना लगकर कितने पर लगेगा? 3 पर। तो आंसर हो जाएगा 0.144। ये आ जाएगा इसका तृतीय अनुपाती और ऑप्शन इस तरीके से रहेगा इसका सेकंड 0.144। अब देखो ये कह रहा है एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तो मान लेते हैं कि नदी बह रही है, इसका मतलब पानी बह रहा है। तो पानी की जो गति है वो क्वेश्चन में दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक नाव कुल 10 घंटे में धारा के विपरीत, अब धारा मतलब पानी के विपरीत, तो पानी तो इधर बह रहा है और नाव इधर आ रही है, तो नाव की गति इधर है, नाव उल्टी साइड में आ रही है। अब बेटा आप खुद से सोच कर देखो, अगर नाव उल्टी दिशा में चलेगी तो पानी उसे रोकेगा, अगर इसी दिशा में चलती तो पानी भी उसका साथ देता, पानी उसका हेल्प करता। लेकिन अब ये नाव इधर आ रही है तो नाव की चाल में से अगर अपन पानी की चाल घटाएंगे तभी तो विपरीत दिशा की चाल आएगी। तो वो कह रहा है विपरीत दिशा में 10 घंटे में नाव चलती है कुल 40 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ विपरीत दिशा में चलेगी तो नाव की गति में से हम घटा देंगे पानी की गति, नाव की गति में से घटाएंगे पानी की गति, वही चाल तो आएगी। मान लो नाव इधर 10 से चल रही है लेकिन पानी 2 से रोकेगा तो ओवरऑल गति कितनी आएगी? यहाँ पर नाव माइनस पानी और यहाँ पर आएगी इसकी गति, और गति को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अच्छा जरा बताओ विपरीत दिशा में कितना चली? कुल 40 किलोमीटर चली। कितनी देर में? 10 घंटे में। अगर दूरी में हम समय का भाग दे दें तो यहां से चाल आ जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कब आई है? जब विपरीत दिशा में चली। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। भाई शांत जल में तो नाव की चाल वो होगी ना, ना तो पानी साथ देगा ना पानी उसे रोकेगा। तो नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन में दी हुई है पानी की चाल, नदी की चाल मतलब पानी की चाल या धारा की चाल, -2 बराबर कितना आया है? 4। तो नाव की चाल कितनी आएगी जरा बताओ? आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। सोच कर देखो, नाव इधर 6 से चल रही थी, अगर कोई रोका टोकी नहीं होती तो नाव शांत जल में 6 से चलती, पानी इधर साइड में 2 से बह रहा था तो 6 में से 2 कम हो गया तो हर घंटे कितना चली? 4। तो 10 घंटे में कितना चल लेगी? 40। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं।
देखो ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 तिया 9 और 1 10/3। अब यहाँ भाग हो रहा है, उल्टा कर लें, गुना हो जाएगा। 7 × 6 42 और 3 45, तो ये बनेगा 7 × 42 और 3 45/7। 45/7 को हम उल्टा लिखेंगे 7/45। ये हो गया 3/2 और यहाँ पर आ जाता है 7 × 21 और 1 22/7 और बराबर है p की पावर 1/2। अब 1/2 को ही बेटा वर्गमूल कहते हैं, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं। देखो 3 से 3 चला गया, 7 से 7 चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 9 बार और 5 से ये चला गया 2 बार और 2 से ये 2 चला गया। ऊपर बचा है 22, नीचे बचा है 9 और बराबर है √p के। अब आपसे पूछा है p का मान। भाई अगर मुझे p का मान निकालना है तो मुझे वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। वर्गमूल हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो यहां से अगर स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, इधर तो p आ जाएगा। अब इसका वर्ग होगा, बताओ 22 का वर्ग क्या होता है 484, 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो p का मान आ जाएगा 484/81। कोई ऑप्शन है तो ये ऑप्शन बी रहेगा। अब देखिए इसमें आता है अपने पास में टोटल है ब्याज की दर पहले साल 16%, दूसरे साल 20% है और तीसरे साल ब्याज की दर 15% है। भाई सब साल अलग अलग है, तो 3 साल का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ आपने किसी को कितना उधार दिया, आप कहेंगे 15,000 रुपये उधार दिए गए, ठीक है। 15,000 रुपये उधार दिए गए हैं और उस पर पहले साल के लिए ब्याज की दर 16% है। मान लो ये जो भी पैसा दिया वो 100 रुपये था, 16 रुपये का ब्याज आएगा तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116%, क्योंकि 16% ब्याज है 1 साल का। अच्छा, जो भी पैसा अब हो चुका है उस पूरे पर ब्याज आएगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका 20% की दर से और बढ़ेगा, तो अगले साल हो जाएगा 100 से 20 ज्यादा, मतलब 120। अब इस पूरे के पूरे पैसे पर ब्याज मिलेगा आपको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहे हैं, तो पूरा पैसा 15% से और बढ़ जाएगा, तो आपका पैसा 100 से 15 और ज्यादा हो जाएगा, 115% हो जाएगा। यहां तक आ गया अपने पास में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से टोटल हमें कितना पैसा मिलेगा, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है 24,012 रुपये अपने पास में आते हैं। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, मैंने कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ दिया है आपके लिए। 24,012 रुपये आपसे पूछा है 3 साल का ब्याज बताओ। भाई आपको आए 24,012 रुपये, इसमें से 15,000 रुपये आपका मूलधन है, तो 3 साल का ब्याज कितना रहेगा 24,012 रुपये में से 15,000 घटा दो, ये आ जाएगा 9,012 रुपये, और ये आपका ब्याज कहलाएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन ए 9,012 रुपये। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो ये कह रहा है 12 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 में 12 का विभाजन नहीं होता, मतलब भाग नहीं जाता। अब तो 99 के आसपास 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचो जो 12 से विभाजित हो जाए, आप कहेंगे 96 है। तो 12 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रहेगी 96, 96। फिर कह रहा है 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अपने पास में 10 हो गई, लेकिन वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 8 का भाग जाए। तो 8 दूनी 16, पहला नंबर 8 और 8 का गुणज अगला 16, तो सबसे छोटा नंबर 2 अंकों का 16 रहेगा, 16 है। तो उसने कहा 12 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। भाई आप जानते हैं इस संख्या और इस संख्या का लय से अगर मेरे से कोई पूछेगा तो लय से क्या आएगा, इसका 96 का 96 आएगा, क्योंकि 96 में 96 का भी भाग जाएगा और 16 का भी भाग जाएगा। लय से क्या होता है, लघुत्तम समावर्त, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों की गुणज हो। तो उत्तर 96, 96 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन सी रहेगा 96।
देखो अब ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। कैसे? वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है। एक तो उसने 20% पानी मिला दिया और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। तो उसको दो तरीके से फायदा होगा। एक तो वो जो पानी मिलाया होगा वो तो फ्री का है पानी, तो उस पानी को बेचेगा और किस भाव? शहद के भाव बेचेगा। तो एक तो अपन को फायदा यहां से मिल गया पानी की मिलावट की वजह से, साथ में 15% बढ़ा दिया है तो इससे भी फायदा होगा। तो कहता है बताओ 40 किलो शुद्ध शहद को वो 30 रुपए किलो के हिसाब से भुगतान करता है। इसका मतलब उसके पास शहद कितना है? 40 किलो। क्या भाव खरीदा है? 30 रुपए किलो के भाव खरीदा है। तो पूछ रहा है बताओ उसने बेचकर कितने रुपए कमाए। भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसके पास 40 किलो शहद है, 40 किलो तो उसके पास में शहद है जो कि उसने खरीदा है 30 रुपए किलो के हिसाब से। अब बेटा एक बात बताओ, उसने खुद ने कहा कि मैं 20% तो इसमें पानी मिलाऊंगा। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, पानी को भी उसने बेचा तो 20% पानी मिलाया, तो यहां से देख लेते हैं 20%। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं दाम नहीं बढ़ाता हूं, एक बार के लिए इस बात को भूल जाएं कि उसने 15% महंगा कर दिया, तो भी आपको फायदा तो होता ना। कैसे फायदा होता? पानी मिलाने की वजह से। तो पानी कितना मिलाया? 20%। मान लेता हूं मैं, वो दुकानदार कहता है मैं 30 का सामान 30 में ही बेचता हूं, तो भी तो वो पानी बेचेगा। कैसे? शहद में मिलाकर। तो 40 किलो का 20% जब आप निकालोगे तो 4 दूनी 8 होता है। इसका मतलब उसने 8 किलो या 8 लीटर पानी मिलाया होगा। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो 8 किलो पानी मिलाया है ये भी तो उसने बेच डाला। माना कि वो कोई फायदा नहीं लेता है, तो पूरा का पूरा 8 किलो पानी जो उसने फ्री का मिलाया वो 30 के भाव बेचता, तो 8 इंटू 30 240 रुपए की तो पता है उसको कमाई तब होती जब वो इसका भाव महंगा नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये कमाई कब होती 240 रुपए की? अगर वो इसको 15% महंगा नहीं करता तो भी वो पानी मिलाने की वजह से कमा लेता। अब आप मुझे बताओ क्या उसने भाव महंगा किया है? आप कहेंगे हाँ भाव महंगा किया है। किस भाव से? 15% से। 1 किलो कितने का है? 30 रुपए का। तो 30 रुपए क्रय मूल्य की चीज पर वो हर किलो पर कितना कमाएगा जरा बताओ? 30 रुपए पर वो कमाएगा 15% ज्यादा। और 30 का 15% बेटा आप निकालोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.5 रुपए अब हर किलो पर और कमाएगा। अच्छा मुझे बताओ वो कितना बेचेगा? 40 किलो? नहीं, 40 किलो तो शहद है और उसमें 8 किलो पानी है। तो इसका क्रय मूल्य तो मैंने साइड में कर दिया, जो क्रय मूल्य 0 था, लेकिन विक्रय मूल्य उसका अगर वो नहीं बढ़ाता तो भी 240 होता। अब मुझे बताओ 40 किलो तो शहद और 8 किलो पानी, टोटल कितना? 48 किलो बेचेगा और हर एक पर फायदा लेगा 4.5 रुपए का। तो 48 पर 4.5 का फायदा, मतलब यहां से 216 का फायदा और हो जाएगा उसको। तो टोटल उसे फायदा होगा 200 और 200 400, 40 और 16 56 रुपए, 456 रुपए का। थोड़ा सा क्वेश्चन तरीके का था, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एग्जामिनर ने दो फायदे के बारे में बात की। तो पहले मैंने देखा अच्छा भाव नहीं पड़ा था तो भी उसको फायदा होता, क्योंकि 8 किलो तो सीधा सीधा उसने पानी ही बेच डाला शहद में मिलाकर, तो 8 किलो को बेचकर 240 रुपए कमाएगा। फिर हर एक पर उसने 15% भाव महंगा कर दिया, तो 30 रुपए का 15% 4.5 रुपए, 4.5 रुपए 40 किलो शहद पर और 8 किलो पानी पर, टोटल 48 किलो सामान बेचेगा, 216 रुपए और कमा लेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। 6,250 रुपए की धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 3 साल में प्राप्त होने वाला ब्याज। भाई एक बात बताओ, मूलधन कितना है? 6,250 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 12%। और समय कितना है? 3 साल का, इंटू 3 आ गया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास में। 0 से ये 0 कैंसिल हो गई अपने पास में, 5 से ये 2 आ गया और 5 से ये आ जाता है आपके पास में 125 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया अपने पास में। अब अपने पास में जो आएगा, यहां मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एक बार वापस से कर रहा हूं मैं इसे। 6,250 रुपए, ब्याज की दर थी 12% और समय का मान था कितना? 3 साल का।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लिए, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार, और 5 से ये कैंसिल हो गया है 125, और 2 से ये बेटा कैंसिल होगा 6 बार। ठीक है, तो अपने पास में ये हो गया है 6 इंटू 3 18, 18 को 125 से गुना करेंगे, 125 गुना 18, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 0, 5 और 2250 रुपये। ऐसा ऑप्शन है अपने पास में पहला। ठीक है, नंबर 57, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। भाई आप मुझे ये बताओ, 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका मैं कह देता हूं कि किसी बच्चे के नंबर आए 3/5, इसका मतलब 5 का टोटल पेपर हुआ था, कुल अंक कितने थे 5 और आए कितने 3। तो ऐसे देख लो, तो वो कह रहा है बताओ बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात क्या हुआ। अब या तो कोई बच्चा ऐसा कह देगा कि 3/5 भाग भरा हुआ है तो खाली भाग कितना है, 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना है 2/5। अब इसका अनुपात लेना है तो ये 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 3:2। या तो आप ऐसे कर लो, या कह देते 3/5 भरा हुआ है मतलब टोटल पानी आता है 5, उसमें से 3 भरा हुआ है तो खाली कितना है 2, तो 3:2 सीधा भी हम लिख सकते थे। अच्छा, ये कह रहा है गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात है 5:6:3। इसका मतलब गीता अगर 5 साल की है तो लता है 6 की और माधुरी है 3 की। उनकी औसत आयु 42 है। उनकी किनकी, इन तीनों की। भाई औसत अगर 42 दे रखा है तो मैं कहूंगा इनकी कुल आयु जो होगी, औसत कैसे निकलता है, 3 का भाग दिया होगा, तो कुल आयु इनकी जो होगी वो होगी 42। औसत है 3 लोगों का तो 42 गुना 3, ये आ गया कुल आयु। अब हमारे हिसाब से जो गीता है उसकी आयु तो है 5, और जो लता है उसकी आयु है 6, और जो माधुरी है उसकी आयु है 3। तो गीता की आयु 5, लता की 6 और माधुरी की 3। तो हमारे हिसाब से इनकी कुल आयु कितनी होगी, 5 और 6 11 और 3 14। और कुल आयु का मान आपको पता है ये आएगा। अब मैंने पूरा गुना नहीं किया है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कुल आयु बराबर है 42 गुना 3। अब देखो 1 का मान अगर मैं निकालूंगा तो इसमें 14 का भाग ही तो दूंगा, तो 42 गुना 3 भाग 14, 14 से ये कट गया 3 बार, 1 का मान आ गया 9, तो 1 बराबर है 9 के। आपसे पूछा है बताओ लता की आयु, भाई लता की आयु कितनी है 6, और 1 का मान कितना है 9, तो 6 का मान होगा 6 इंटू 9 54 साल, तो उत्तर रहेगा 54, और ऐसा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है। 59, दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्त कम से कम होना चाहिए। भाई सम संख्या है, ध्यान देना सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 हो गई। अब इससे अगली सम संख्या भी अगर आप लेते हो तो 4 लोगे। अब आप मुझे बताओ महत्तम समावर्त क्या होता है, ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं। तो अब आप मुझे बताइए कि बताओ इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, भाग तो 1 का भी जाता है, लेकिन महत्तम समावर्त सबसे बड़ी संख्या तो 1 बड़ी है या 2, तो 2। तो ध्यान रखना कभी भी सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, महत्तम समावर्त होता है, वो कम से कम 2 रहेगा। कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, भाई समय तो 2 का तो कम से कम भाग जाएगा ही ना। अगला, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात है 4:5। तो ऐसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका आधार है अगर 4, तो इसकी कोई ना कोई ऊंचाई रही होगी, इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1। और दूसरा त्रिभुज है, इसका आधार है 5, तो इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h2। अब वो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो बताओ ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। आप बताओ बेटा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार है 5 और ऊंचाई है h2 हमने मान लिया। और वो कह रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर कितने के, 8:15 के। तो इसे बराबर में कर देते हैं 8/15। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटा 3 बार, और 4 से इसे काटा 2 बार, तो h1/h2 यहाँ आपके पास में आ जाता है 2/3। इसका मतलब हम कहेंगे इनकी जो ऊंचाई है उसका अनुपात रहेगा 2:3,
मतलब पहला ऑप्शन होगा, ना कि तीसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से आज वाले टेस्ट के आपको सॉल्यूशन इस तरीके से करने थे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो आइए दोस्तों, अब हम हिंदी के एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि चेहरे पर मिठाइयां उड़ना दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो देखिए, चेहरे पर मिठाइयां उड़ना, मिठाइयां थोड़ी ना उड़ती है, हवाइयां उड़ती है। क्या उड़ती है? हवाइयां उड़ती है। तो सही विकल्प क्या होगा? बी होगा। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यानी अनुचित बात के लिए हट। तो ये क्या है? अनुचित बात के लिए हट करना एक प्रकार का क्या है? दुराग्रह है। क्या है? दुराग्रह, यानी दुर प्लस आग्रह, यानी दुराग्रह है ये। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए, यहां पर अशुद्धि क्या है? इसको। तो इसको के स्थान पर क्या आना चाहिए? इस पर विचार किया। किस पर विचार किया? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। तो सही आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले निम्न में से उसका कौन सा समानार्थी शब्द प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, यहां पर कौन सा प्रयोग यानी हो सकता है? समानार्थी, यानी समानार्थी मतलब उस जैसा। तो उस जैसा तो सुसुस्रा, ये इसका सही यानी हो सकता है। यानी सही आंसर जो होगा आपका वो होगा इसमें कौन सा? नंबर ए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? यानी क्रिया संबंधी अशुद्धि को आपको बताना है। पहला है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है। आप वहां जाने सकेंगे, ये जाने क्या है? ये गलत है। जा सकेंगे, क्या आएगा? जा सकेंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी, क्योंकि यहां पर क्या है? अशुद्धि है। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, सही है। वह भोजन कर चुका, ये भी बात सही है। तो आप वहां जा सकेंगे, तो या जा नहीं सकेंगे, उस तरह आप सेंटेंस में इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो जाने कोई क्रिया ढंग से सही है नहीं, तो सही आंसर बी होगा। अगला, राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अनुकूल का मतलब यह होता है कि भाई किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, किसी भी पक्ष के लिए लाभकारी होना। हो सकता है मित्रता है, तो राहुल की मित्रता सोहन के लिए अनुकूल हो सकती है, सोहन की मित्रता राहुल के लिए अनुकूल हो सकती है। यानी किसी पक्ष को लाभ होने की संभावना है, यानी लाभकारी होना। तो यह इसका यानी अनुकूल शब्द यहां पर लाभकारी के लिए बताया गया है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनार्थ अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कर, कर के लिए यानी अनेकार्थी, यानी जिसके एक से अधिक क्या हो? अर्थ हो। जैसे नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, तो यह भी नहीं है। यह अत्यंत गंभीर मामला है, यह भी नहीं है। विकास अत्यंत उत्साही था, यह भी नहीं है। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो कर है ये रहा। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए, चंदन का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मलयज चंदन का पर्यायवाची है। दारूसार ये चंदन का पर्यायवाची है। नोथ ये चंदन का पर्यायवाची नहीं होता। गंधराज भी चंदन का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो आंसर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य रेखांकित अंश को विकल्पों में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है? बहुत से लोग उनके विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। तो विवाह समारोह के स्थान पर आप इसे विवाहोत्सव भी लिख सकते हो। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। भाई विवाह समारोह को आप दूसरा वर्ड कौन सा यूज ले सकते हो? दूसरा शब्द कौन सा यूज ले सकते हो? तो विवाहोत्सव। तो सही आंसर बी होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के स्थान पर सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सेठ जी का हिसाब किताब लेते हैं। किसका हिसाब किताब लेते हैं? पाई पाई का लेते हैं, एक एक रुपए का लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? पाई पाई का हिसाब लेते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, आंसर इसका यह होगा। अगला है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया। अरे क्या कभी घर में घी पीसा जाता है क्या? नहीं। तो यहां पर त्रुटि क्या है? घी है।
घी यानी गेहूं तो पीसा जा सकता है, लेकिन क्या घी पीसा जा सकता है? क्या नहीं पीसा जा सकता। तो त्रुटि यानी गलत क्या है? घी है। तो सही आंसर बी होगा। अगला, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आ सकने वाला सर्वोचित विकल्प चुनिए। यानी यहां पर ऊपर जो वाक्यांश दिया गया है कि उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की, तो पूजा के स्थान पर इससे यानी इन चारों में से सबसे बढ़िया शब्द कौन सा आ सकता है? तो इन चारों में से सबसे बढ़िया शब्द आ सकता है यानी उसकी क्या की? उपासना की। क्या की? उपासना की। तो वी विकल्प इसका सही होगा। अगला, बादल की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? मेघनाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघनाथ। सही आंसर सी होगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। सही बात है। यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अरे शुद्ध भैंस का थोड़ी ना मिलता है, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये बात होता तो ये तो गलत है। वह सोमवार के दिन आएगा। अब जब सोमवार लिख दिया तो दिन की क्या जरूरत है? सोमवार को आएगा। बात सही है, दिन गलत है। ग्रीष्म काल में दिन छोटा होता है। अरे दिन कभी छोटे होते हैं क्या? नहीं होता ना। तो सही इसका आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट आंसर, संयुक्त वाक्य वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से एक इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, बचना चाहता था इसलिए भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो सही आंसर होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। सरल सबसे जो इसमें वाक्य है वो ये है कि दंड से बचने के लिए भाग गया। नेक्स्ट, ये एक गद्यांश है। इस गद्यांश में आपको पढ़ना है और रिक्त स्थान के लिए आपको यहां पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब यहां पर रिक्त स्थान पहले के लिए आपको क्या करना है? विकल्प का चयन करना है। गद्यांश को पढ़ो। मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो कितने तत्वों से? 5। तो सही विकल्प क्या होगा? 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पहला ही पूछा है इसने, पहले स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर तत्वों से मिलकर बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने दूसरे स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है। दूसरा वाक्यांश है किसी से कम नहीं है। क्या कम नहीं है? पानी किसी से कम नहीं है। नहीं, ये देखिए उसमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बात सही है। यहां से दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है, उसमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही है। यानी मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उसमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। तो ये डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उसमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बात सही है। सूर्य का ताप इस जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है, जो बादल बनकर पर्वतों पर वर्ष के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में फिरा जाता है। यहां तक बात ठीक होगी। चलिए फिर अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि मैदानी क्षेत्र के रूप में फिरा जाता है। अब कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक की यात्रा करती है। तो इसने पूछा रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो क्या करती है? यात्रा करती है। समुद्र तक की क्या करती है? यात्रा करती है। तो सही विकल्प इसमें क्या होगा? बी होगा। अब इसका 5वां फिर देखते हैं, 5वां स्थान की पूर्ति करते हैं अगले प्रश्न में। तो मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। मैं इसको सारे को अब एक साथ आ जाएगा। तो मानव सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। यह लिख दिया, महत्व किसी से कम नहीं है। सूर्य का ताप इस जल को वाष्प के रूप में क्या करता है? परिवर्तित करता है, जो बादल बनकर पर्वतों पर बर्फ के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में फिर आ जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक की यात्रा करती है। इस प्रकार समुद्र का जल फिर
समुद्र में जाकर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न थे, हमने सभी को किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।